हेलो मित्रों, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम हिंदी व्याकरण का क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया में सबसे पहले आप लोगों को क्रिया की परिभाषा पे ध्यान देना होगा कि वाक्यों में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, है ना। जो भी वाक्य है, जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसमें जो शब्द होता है और शब्द के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि राम पढ़ता है। सबसे पहले क्रिया पढ़ने से पहले आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वह कर्ता के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो कार्य चल रहा होता है, जैसे पढ़ रहा है, तो ये एक प्रकार की क्रिया होती है। और अगर इसका प्रभाव किसी और पर पड़ता है तो वो कर्म के अंतर्गत आता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी। राम पुस्तक पढ़ रहा है तो राम तो यहाँ पे होगा कर्ता। पढ़ता है ये उस प्रकार, ये है उसकी क्रिया। इसी प्रकार ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे कि यहाँ पे राम तो होगा कर्ता, पढ़ रहा है होगा क्रिया। पर जो पुस्तक है, राम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है, तो पुस्तक क्या होगी? कर्म होगी। ये थी परिभाषा और ये था एग्जाम्पल। साथ में मैंने आपको कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों के बारे में भी बता दिया। उसके आगे हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद को टोटल 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कर्म के आधार पर और सेकेंड है प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी 2 भाग होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के 2 पार्ट होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। उसी प्रकार प्रयोग के आधार पे देखेंगे तो इसके टोटल 4 पार्ट है, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट में है संयुक्त क्रिया, सेकंड में है समापिका क्रिया, थर्ड में है प्रेरणार्थक क्रिया और 4 में है पूर्वकालिक क्रिया। और संयुक्त क्रिया को भी 4 भागों में बांटा है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। ये था आपके क्रिया के भेद। सबसे पहले अगर आपको क्रिया की बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको ये पूरा चार्ट अपने माइंड में सेट करना होगा, तो आप क्रिया को अच्छे से समझ सकते हो। अब हम बारी बारी से अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और उनकी सभी डेफिनेशन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते जाएंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि कर्ता कौन कहलाता है? जो काम कर रहा होता है। जैसे राम हंसता है तो राम हुआ कर्ता, हंसता है हुआ क्रिया। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? हंस कौन रहा है? राम ही हंस रहा है। तो इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, तो यह होगा अकर्मक क्रिया। अब मैंने आपको चार्ट में बताया था कि अकर्मक क्रिया के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया और सेकेंड होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें से फर्स्ट पढ़ेंगे हम पूर्ण अकर्मक क्रिया। ये क्रिया कर्म के बिना पूर्ण होती है। अब कर्म भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें उसका प्रभाव किसी और पर पड़ता है तो वो कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे कर्म के बिना पूर्ण होता है ऐसा वाक्य है, ऐसी क्रिया है जो किसके बिना पूर्ण होती है? कर्म के बिना पूर्ण होती है। जैसे रोना और हंसना। अब आप चाहो तो अपने हिसाब से भी सेंटेंस बना सकते हो। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि मैंने लिखा है कि राम हंसता है तो आपको भी राम हंसता है ऐसा लिखना जरूरी नहीं हो। आप आपके नाम से, आपके मित्र के नाम से, किसी भी नाम से सेंटेंस बना सकते हो। तो यहाँ रोना और हंसना, अगर मैं रो रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, तो इसका प्रभाव मुझ पे ही पड़ेगा, न कि किसी और पे पड़ेगा। इस कारण से ये होगी पूर्ण अकर्मक क्रिया। सेकंड में हम पढ़ेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ना कर्ता है न कर्म है, अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि वह, अब आप हिंदी पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वह किसके अंतर्गत आता है? सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वे, वह, उस, यह, वे, ये आदि सर्वनाम शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हमने न तो किसी का नाम लिखा है, हमने क्या लिखा है? वह चतुर है, मतलब हम किसी को कह नहीं रहे कि यही चतुर है। तो यहाँ पे हमने किसी और चीज का नाम लिखा, अन्य शब्द का प्रयोग किया है। इस कारण से ये कौन सी क्रिया होगी? अपूर्ण क्रिया होगी। यही था आपका अकर्मक क्रिया के 2 पार्ट्स। अकर्मक क्रिया के बाद आती है सकर्मक क्रिया।
वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके पहले हमने पढ़ा था अकर्मक क्रिया, उसमें था इस जगह पर कर्ता, और सकर्मक क्रिया में है इस जगह पर कर्म। इसलिए आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको क्रिया आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से है, पूजा पुस्तक पढ़ती है। तो अब यहाँ पे पूजा तो हुई कर्ता, पढ़ती है हुआ क्रिया, और पुस्तक क्या हुआ कर्म। तो आप समझ गए, जब कर्म पर प्रभाव पड़ता है इसके कारण होता है ये सकर्मक क्रिया। अब मैंने आपको बताया था कि सकर्मक क्रिया के टोटल कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक क्रिया हो वो एक कर्मक और 2 क्रिया होती है वो द्विकर्मक होता है। जैसे राजू गाना सुनता है, ठीक है, तो यहाँ पे राजू क्या हुआ? वही कर्ता, सुनता है वो क्या हुआ? क्रिया, और क्या सुन रहा है? गाना सुन रहा है, तो एक ही कर्म बता रहा है, इस कारण से यहाँ पे होगी एक कर्मक क्रिया। उसी प्रकार द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के स्थान पे 2 कर्म होते हैं उसे बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे रमाकांत ने पुत्र को स्थान बताया, तो रमाकांत तो क्या हुआ? कर्ता, क्या बताया उसने? स्थान बताया, है ना, और किसको बताया? पुत्र को। तो आप देख सकते हो कि इसमें 2 कर्म है। एक तो उसने पुत्र को बताया, पुत्र तो पहला कर्म हुआ, और दूसरा क्या हुआ? उसने स्थान को बताया, इस कारण यहाँ पे होती है द्विकर्मक क्रिया। उसी प्रकार अब हम चलेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें सबसे पहले होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया से आप समझ सकते हो कि मिश्रण, संयुक्त, 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम कहते हैं धातु। तो जब 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर क्रिया बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया, किसे? उसे हुआ करता, क्या दिखाई दिया? बच्चा क्या कर रहा था? खेल रहा था, तो बच्चा भी है और कर क्या रहा था? खेल रहा था, और उसने उसको देखा, तो ये क्रिया होगी। तो ये है आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के भी 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य संयुक्त क्रिया। इस क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है और वह कर्म अथवा कर्ता पर दृष्टि रखता है। मतलब एक ही क्रिया होती है, चाहे वो कर्म के रूप में देख सकते हैं अपने, चाहे उसे हम कर्ता के रूप में देख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक क्रिया पाई जाती है तो वहां पे होती है मुख्य संयुक्त क्रिया। जैसे वह पढ़ लिया करता है, वह कर्ता, पढ़, यहाँ पे जो पढ़ है वो क्या है? एक प्रकार का कर्म है ना, कर्म दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, और लिया करता है, इसका मतलब ये है एक प्रकार की क्रिया। इस कारण से यहाँ होगी मुख्य संयुक्त क्रिया। सेकंड हम पढ़ेंगे सहायक संयुक्त क्रिया। काल का बोध कराने वाली क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं सहायक संयुक्त क्रिया। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि काल किसे कहते हैं और काल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 प्रकार के काल होते हैं। अब हम इन सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं कि वह पढ़ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि वह पढ़ रहा है तो कौन से काल का सेंटेंस होगा? वर्तमान काल का सेंटेंस होगा। तो जब हमें पता चल रहा है इसमें कि ये वर्तमान काल का सेंटेंस है तो काल का बोध कराने वाली क्रिया ये क्या करा रही है? काल का बोध करा रही है। इस कारण से यहाँ पे होगी सहायक संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संयोजी संयुक्त क्रिया। मुख्य क्रिया के पद पक्ष उसकी वाच्य की सूचना देता है, उसे बोलते हैं हम संयोजी संयुक्त क्रिया। मतलब वाच्य, अब आपको छोटी छोटी चीजों का तो ज्ञान होना ही चाहिए तो आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। और वाच्य भी यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं। अब इसमें कौन सा बोधक है? इच्छा बोधक। इतनी देर से वो पढ़ नहीं रहा था पर अचानक से उसको पता चला कि वो क्या कर रहा है? पढ़ना चाहता है। तो पढ़ना चाहता है वो एक क्या है? इच्छा बोधक है, इच्छा प्रकट हो रही है उसमें। इसके कारण वहां पे होगा संयोजी संयुक्त क्रिया। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रंजक संयुक्त क्रिया। इसके अंदर पढ़ेंगे यह क्रिया के अर्थ में नया रंग भर देता है। जो क्रिया होती है ना उसके अंदर एक नया रंग भरने का काम करता है, वो क्रिया होती है रंजक संयुक्त क्रिया। जैसे जाना, यहाँ पे अपने पास एक शब्द है जाना।
अब जाना से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे छा जाना, उठ जाना, खा जाना। तो ये सब क्या है, जाना से सेंटेंस बने। तो ये हुआ आपका रंजक संयुक्त क्रिया। ये थे आपके संयुक्त क्रिया के भी 4 भेद। संयुक्त क्रिया के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके, कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी अन्य से कराता है, उसे बोलते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पढ़ने को कहा, तो अध्यापक तो क्या था, कर्ता, और उसने अपना कार्य किससे करवाया, बच्चों से करवाया ना। तो अपनी डेफिनेशन क्या कह रही है कि जिन वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को खुद ना करके किसी और से करवा रहा है, तो बच्चों से करवा रहा है, बच्चों को पढ़ने को कह रहा है, इस कारण से यहाँ पे होगी प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समापिका क्रिया। जो क्रिया वाक्यों को समाप्त करती है और वाक्य के अंत में आती है, जो क्रिया वाक्य को क्या करती है, समाप्त करती है और वाक्य के अंत में आती है, उसे बोलते हैं समापिका क्रिया। जैसे मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूं। किससे मिलकर लौटा है, अध्यापक से। तो अभी लौटा हूं, उसका जो लौटना, वापिस अध्यापक से मिलकर वापिस घर पे आना, तो वो आएगी समापिका क्रिया के अंतर्गत। और लास्ट एंड एंडिंग हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, कर्ता जो कार्य कर रहा है वो पहले एक क्रिया तो कर लेता है, क्रिया करने के बाद वापस दूसरी क्रिया स्टार्ट करता है, तो जो पहले समाप्त की हुई क्रिया को बोलते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए, वह स्नान कर भोजन करता है। तो फर्स्ट में तो उसने क्या किया, स्नान किया, स्नान करने के बाद सेकंड में वो क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो जो स्नान कर रहा है पहली क्रिया है जो स्नान करने वाली, तो वो जो फर्स्ट वाली क्रिया ही कहलाएगी उसकी पूर्वकालिक क्रिया। ये थे आपके पूरे क्रिया के परिभाषा, उसका उदाहरण यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।